दोस्तों, आप में से बहुत लोग मुझे पूछते कि क्या हमें अभी इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए, क्योंकि पिछले साल कोविड की वजह से मार्केट बहुत तेजी से नीचे गया था और कुछ ही दिनों में सेंसेक्स 42,000 से गिर के 27,000 पे पहुंच गया। मतलब 36% नीचे गया था। और फिर देखते ही देखते मार्केट ने जल्दी से रिकवर भी कर लिया और अभी ये इसके बॉटम से 100% ऊपर चला गया है। मतलब 54,000 के भी ऊपर है। तो अगर हम ये सेंसेक्स का चार्ट जूम आउट करके देखेंगे तो सेंसेक्स फिलहाल अपने पीक पे है और इसीलिए बहुत लोग रिग्रेट कर रहे कि काश उन्होंने मार्केट क्रैश के बीच इन्वेस्ट कर लिया होता तो उन्हें कितना प्रॉफिट मिल गया होता। और दूसरी तरफ कुछ लोग ये बोल रहे कि मार्केट अभी ओवर वैल्यूड हो गया है और एक दूसरा मार्केट क्रैश आ सकता है क्योंकि सिर्फ स्टॉक्स के प्राइस बढ़े हैं और हमारी इकोनॉमी अभी भी कोविड से पूरी तरह सेफ नहीं हुई है। तो एक तरफ इकोनॉमी नीचे जा रही है और स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, तो हमें करना क्या चाहिए, इन्वेस्ट करें या वेट करें? तो दोस्तों आइए इसका जवाब हम आज की वीडियो में जानते। तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, क्योंकि आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन सीखने वाले हैं जो पूरे स्टॉक मार्केट के साथ कंपनी के वैल्यूएशन के टाइम भी आपको काम आएगा। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते कि पूरे स्टॉक मार्केट को वैल्यू कैसे करते, मतलब हम पता कैसे लगाएंगे कि स्टॉक मार्केट ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड। तो इसका सबसे कॉमन तरीका है निफ्टी के पी रेशियो को चेक करना। जिस तरह हमारे पास किसी स्टॉक का पी रेशियो होता है यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, उसी तरह हमारे पास पूरे निफ्टी का पी रेशियो होता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि पूरी निफ्टी की कंपनीज क्या वैल्यूएशन पे सेल हो रही है। तो अगर आप इस निफ्टी के पिछले 20 साल का पी रेशियो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसका एवरेज पी रेशियो 20 के आसपास का रहता है, जिसका मतलब ये है कि जब निफ्टी का पी रेशियो 20 के ऊपर होता है तो हम कह सकते हैं कि मार्केट ओवर वैल्यूड है, और अगर ये 25-30 के ऊपर जाता है तो ये एक्सट्रीमली ओवर वैल्यूड जोन में होता है, और अगर ये पी 20 के नीचे होता है तो ये अंडर वैल्यूड जोन में होता है। तो इसीलिए अगर आप निफ्टी का चार्ट देखोगे तो आप देख सकते हो जनवरी 2008 में ये 6,200 पॉइंट्स पे था, और फिर जब ये क्रैश हुआ तो नवंबर 2008 में इसने अपना बॉटम टच किया। मतलब एक ही साल में मार्केट 58% नीचे गया था और फिर अचानक से मार्केट ने रिकवर भी कर लिया। तो यही चीज हम इसके पी के ग्राफ में भी देख सकते हैं। जैसे 2008 के मार्केट क्रैश से पहले निफ्टी का पी रेशियो 28 का हो गया था, और फिर जब मार्केट बिल्कुल अपने बॉटम पे था तो वो टाइम पे इसका पी रेशियो सिर्फ 10 का था। और यही पैटर्न हमने पिछले साल भी नोटिस किया। मार्केट क्रैश से पहले निफ्टी का पी 29 का था और वो टाइम पे निफ्टी 12,000 पॉइंट्स पे था। फिर क्रैश के बीच निफ्टी का पी 17 का हो गया था और ये 8,000 पॉइंट्स पे आ गया था। लेकिन दोस्तों अगर हम निफ्टी का करंट पी रेशियो देखेंगे तो ये फिलहाल 28 का है, जो इसके 20 साल के एवरेज के मुकाबले बहुत ज्यादा है। तो क्या स्टॉक मार्केट फिलहाल ओवर वैल्यूड है और क्या एक मार्केट क्रैश आने वाला है? तो दोस्तों इसके लिए हमें इस पी रेशियो को थोड़ा डिटेल में एनालाइज करना होगा, और ये जो एनालिसिस है ये पूरे निफ्टी पे तो अप्लाई होता ही है, ये स्पेसिफिक कंपनीज में भी अप्लाई होता है। जब आप कोई भी कंपनी को वैल्यू करते हो तो ये सेम रूल अप्लाई होंगे जो हम अभी सीखने वाले हैं। तो दोस्तों पी रेशियो में दो चीजें होती है, एक होता है प्राइस और दूसरा होता है अर्निंग्स। तो इस रेशियो के इंक्रीज होने की एक वजह ये होती है जब मार्केट ओवर वैल्यूड होता है, मतलब जब स्टॉक्स के प्राइस बहुत ज्यादा होते हैं। ये बात आप सब लोगों को पता होगी। लेकिन इसकी दूसरी वजह ये होती है कि जब अर्निंग्स नीचे गिर जाती है, क्योंकि ये रेशियो का फंडा कुछ इस तरह काम करता है कि जब न्यूमरेटर मतलब ये ऊपर वाला नंबर इंक्रीज होता है तो रेशियो इंक्रीज होता है, मतलब जब स्टॉक के प्राइस इंक्रीज होते हैं तब। या फिर अगर ये डिनोमिनेटर स्पीड में कम होता है, मतलब ये नीचे वाला नंबर कम होता है, तो इससे भी पी रेशियो इंक्रीज होता है। तो इसीलिए अगर इस चार्ट को मैं थोड़ा सा जूम करूं तो आप देख सकते हो ये निफ्टी का पी फिलहाल स्पीड में नीचे जा रहा है। फेब 2021 में ये 42 पे था, जो कोई भी एंगल से एक्सट्रीमली ओवर वैल्यूड लगेगा, और इसीलिए वो टाइम पे बहुत सारे गुरु कह रहे थे कि मार्केट क्रैश होने वाला है, ये वैल्यूएशन सस्टेनेबल नहीं है वगैरह वगैरह। लेकिन स्टॉक मार्केट के ओवर वैल्यूड होने का एक रीजन ये भी है जब लोग फ्यूचर में ज्यादा ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि दोस्तों स्टॉक मार्केट में हम पैसा फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो इसीलिए अगर कोई कंपनी या पूरी कंट्री फ्यूचर में अच्छे रेट से ग्रो हो सकती है तो लोग पहले ही उसको डिस्काउंट कर लेते, मतलब अपने कैलकुलेशन में उसको पहले ही काउंट कर लेते और ज्यादा प्राइस पे इन्वेस्ट करके बैठ जाते। और इसीलिए फेब 2021 से लेकर अभी तक मार्केट ऊपर ही जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी निफ्टी का पी रेशियो कम होता जा रहा है। तो इसकी वजह यह है कि हमारी कंट्री ने काफी स्पीड में रिकवर कर लिया और इसीलिए कंपनी ने बहुत ही जल्द प्रॉफिट कमाना भी शुरू कर लिया। जैसा कि आप देख सकते हो ये ग्राफ निफ्टी की अर्निंग्स का है। तो यहाँ पे पिछले 6 महीनों में अर्निंग्स काफी स्पीड में बढ़ी है, और ये अर्निंग्स इतनी स्पीड में ग्रो हो जाएगी इसका किसी को कोई भी अंदाजा नहीं था। तो इसीलिए अगर आप स्टॉक मार्केट को फरवरी में एनालाइज करते या किसी गुरु को वो टाइम पे सुनते तो आपको भी ऐसा लगता कि मार्केट क्रैश होने ही वाला है, क्योंकि 20 साल के रिकॉर्ड में हमारा मार्केट इतना एक्सपेंसिव कभी हुआ ही नहीं था। इनफैक्ट आरबीआई ने खुद एक स्टेटमेंट में कहा था जब स्टॉक मार्केट जल्दी से रिकवर हो गया था कि एक दूसरा मार्केट क्रैश आ सकता है।
और वो टाइम पे बहुत सारे यूट्यूबर्स ने वीडियोस भी बनाए थे कि मार्केट क्रैश आने वाला है वगैरह वगैरह, और इसीलिए बहुत सारे लोगों ने वो टाइम पे अपने स्टॉक्स बेचे भी होंगे। लेकिन दोस्तों सच ये है कि मार्केट क्रैश को कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। आप ये जरूर बोल सकते हो कि मार्केट ओवर वैल्यूड है और फ्यूचर में मार्केट क्रैश आ सकता है, लेकिन वो कब आएगा उसकी टाइमिंग को कोई भी एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि फिलहाल हमें करना क्या चाहिए, सेल करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए या बाय करना चाहिए। तो यहाँ पे हम सारे इन्वेस्टर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक इक्विटी फंड इन्वेस्टर्स जो पूरे मार्केट में इन्वेस्ट करते जैसे म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड, और दूसरे डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टर्स जो कोई सिलेक्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट करते। तो इन दोनों टाइप के इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए हम इसका सोल्यूशन जानते। लेकिन स्टॉक में इन्वेस्ट करते तो पूरा स्टॉक मार्केट क्या कर रहा है इसके बारे में आपको जानने की जरूरत है ही नहीं। आपके लिए जरूरी ये है कि आपकी कंपनी क्या कर रही है, वो किस प्राइस पे सेल हो रही है, वो फ्यूचर में क्या कर सकती है और उसकी अर्निंग्स कितनी स्पीड में ग्रो हो सकती है। क्योंकि दोस्तों हम ये चीज हमेशा सुनते कि आपको अच्छे स्टॉक्स खरीदने चाहिए, उसे अच्छे प्राइस पे बाय करना चाहिए और सही टाइम पे बेच देना चाहिए। लेकिन बहुत ही कम लोग आपसे ये कहेंगे कि आपको अच्छे टाइप के स्टॉक्स चुनना चाहिए और उसे अच्छे टाइम के लिए होल्ड करना चाहिए। और अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी रॉन्ग टाइम पे बाय और सेल करने की गलती माफ हो सकती है। इसका मैं आप लोगों को रियल एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे अगर इमेजिन करो कि आपने एशर मोटर्स में जो बुलेट बाइक्स और हैवी ट्रक्स बनाती है, इसमें बिल्कुल रॉन्ग टाइम पे इन्वेस्ट किया होता जब मार्केट 2007 में क्रैश होने वाला था, बिल्कुल उसके पहले, मतलब आपने 42 रुपीज के प्राइस में इसमें इन्वेस्ट किया जब इसका पी रेशियो 30 का था, और फिर आपने इसे होल्ड करके रखा क्योंकि ये कंपनी ग्रो हो रही थी, और फिर बिल्कुल स्टॉक मार्केट के क्रैश के बीच में आपने इसे बेच दिया जब इसका प्राइस 1470 था और इसका पी रेशियो वो टाइम पे 15 का था। तो भी इतनी गलती करने के बाद भी आपने अपने इन्वेस्टमेंट को 35 टाइम्स ग्रो कर दिया होता, मतलब 1 लाख रुपया 35 लाख में ग्रो होता है। और दोस्तों ये तो एकदम एक्सट्रीम एग्जाम्पल था रॉन्ग टाइम पे बाय और सेल करने का। अगर आप इसे रॉन्ग टाइम पे बाय करके अभी भी इसमें इन्वेस्टेड रहते हो तो आपके 1 लाख रुपए की वैल्यू 62 लाख की होती है। और दोस्तों ऐसे एग्जाम्पल्स आपको बाकी सारी अच्छी कंपनीज में देखने मिलेंगे जिसने अपने शेयर होल्डर्स के लिए वेल्थ क्रिएट की है। क्योंकि अगर आपका होल्डिंग पीरियड 10 साल के ऊपर निकलता है तो कंपनी की इंट्रिंसिक ग्रोथ मैटर करती है, इंट्रिंसिक वैल्यूएशन नहीं। तो कंपनी का वैल्यूएशन इतना ज्यादा मैटर नहीं करता है अगर कंपनी एक्चुअली में ग्रो हो जाती है। इस चीज को मैं फ्यूचर वीडियोस में और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा जब हम कंपाउंडिंग के मैजिक को डिटेल में समझेंगे। क्योंकि ग्रोथ स्टॉक इन्वेस्टिंग के वीडियो में मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया था कि एक्चुअल वेल्थ ग्रोथ स्टॉक से क्रिएट होती है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए, इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। बस आपको एक चीज का ध्यान देना है कि अच्छी क्वालिटी की कंपनी के लिए आप एकदम ज्यादा ओवर पे नहीं कर रहे हो। तो इसीलिए अगर स्टॉक मार्केट फिलहाल ओवर वैल्यूड भी है तो भी आप अच्छे स्टॉक्स ढूंढ के इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स सोच के। तो दोस्तों आपको एक इंपॉर्टेंट मैसेज जरूर मिल गया होगा कि जो चीज आपके कंट्रोल में है आपको उस पर फोकस करना चाहिए। मार्केट तो ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड होते रहेंगे। अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपकी भलाई इसी में है कि आप बिजनेस एनालिस्ट बनो, ना कि स्टॉक मार्केट एनालिस्ट या इकोनॉमिस्ट। अब दोस्तों अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर की, यानी वो लोग जो खुद स्टॉक पिक नहीं करते, तो चांसेस है कि आप SIP के थ्रू इन्वेस्ट करते होगे। तो जब आपकी SIP काम कर रही है तो आपको ये सब पता लगाने की जरूरत है ही नहीं कि मार्केट सस्ता है या महंगा। आपकी SIP ऑटोमेटिकली डॉलर कॉस्ट एवरेज करती है और आपको एक फेयर बाइंग प्राइस दिलाती है। इसकी ज्यादा डिटेल्स मैंने ये वाले वीडियो में एक्सप्लेन की है। क्योंकि दोस्तों स्टॉक मार्केट एक पेंडुलम की तरह होता है जो हमेशा ग्रीड और फियर के बीच में घूमता रहता है, और इसीलिए ये ज्यादा टाइम ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड जोन में ही गुजारता है और ये बहुत ही कम टाइम के लिए फेयर प्राइस पे रहता है। तो इसीलिए मार्केट जब एकदम अंडर वैल्यूड होता है तो वो टाइम पे बहुत लोग इन्वेस्ट करने की हिम्मत नहीं कर पाते क्योंकि सब जगह डर का माहौल होता है। और जब मार्केट ओवर वैल्यूड होता है और सब जगह पॉजिटिव माहौल रहता है तो लोग सही प्राइस का वेट करते हैं। ये चीज मैंने हमेशा नोटिस की है। तो इसीलिए SIP इन्वेस्टर्स के लिए मेरी सिंपल एडवाइस ये है कि आपको अपनी SIP कंटिन्यू रखनी चाहिए। ये स्टॉप करने का टाइम नहीं है। आपकी SIP सिर्फ तभी स्टॉप होनी चाहिए जब आपका गोल पूरा हो गया हो। और जो लोग अपनी SIP शुरू करने का सोच रहे हैं तो उन्हें शुरुआत कर लेनी चाहिए। बेस्ट टाइम का वेट नहीं करना चाहिए, फिर भले ही वो एक छोटा सा अमाउंट क्यों ना हो, क्योंकि देखते ही देखते ये मार्केट क्रैश की यादें पुरानी हो जाएगी और सेंसेक्स और भी ज्यादा ग्रो हो जाएगा, ये ग्राफ और ऊपर निकल जाएगा और आप रिग्रेट करते रह जाओगे कि आपने इन्वेस्टमेंट शुरू क्यों नहीं किया। क्योंकि मोर मनी हैज बीन लॉस्ट बाय इन्वेस्टर्स ट्राइंग टू एंटिसिपेट मार्केट क्रैश देन लॉस्ट इन द क्रैश देमसेल्फ। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने जरूर